हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्मल लर्निंग हब। एंड आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा ऑटिज़्म के ऊपर। ठीक है, तो ऑटिज़्म क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो भी हमें इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑटिज़्म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्या है, कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो का मतलब होता है हमारा माइंड, यानी कि हमारा ब्रेन। तो ये ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं कर पाता। ठीक है, प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता पूरे तरीके से, और जिसकी वजह से जो बच्चा है जिसको ऑटिज़्म है उसको सोशल इंटरेक्शन में, यानी कि दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने में, कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसका क्या होता है, एक रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, कोई एक पर्टिकुलर काइंड का बिहेवियर होगा या वो बार बार उसको करता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो चेयर पे बैठा है तो वो हिलता रहेगा, या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं जो वो अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है। पेरेंट्स ऑफन नोटिस साइंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ देयर चाइल्ड्स लाइफ। तो जो बच्चे के पहले 3 साल होते हैं उसी में पेरेंट्स को उसके साइंस पता लग जाते हैं, और धीरे धीरे ही ये साइंस आगे जाके हमारे डेवलप होते हैं। और जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं उनको ज़्यादातर क्या होता है, कम्युनिकेशन में या सोशल स्किल्स में उनको रिग्रेशन का सामना करना पड़ता है। और एक जो नॉर्मल माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट का वो लोग अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ऑटिज्म क्या है, ये एक ब्रेन से रिलेटेड हमारा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, और जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसको समाज में घुलने मिलने में, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कुछ काइंड का जो बिहेवियर होता है वो रिपीटेटिवली वो करता रहता है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें हमें कुछ साइंस और सिम्टम्स दिए हुए हैं ऑटिज्म बच्चों के, वो हम देखते हैं। पहला साइन है इसमें कि नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम, यानी कि अगर आप कोई बच्चा है उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उसका नाम उसको बुलाते रहेंगे बट वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता, उसका जो माइंड है वो उस इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता कि वो आपकी बात का रिस्पॉन्ड करे, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, वो बच्चा अवॉइड करेगा आई कॉन्टैक्ट करना, वो आंखों से आंखें मिला के बातचीत नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका नॉट स्माइलिंग व्हेन यू स्माइल एट दैम, अगर आप उस बच्चे पे स्माइल करेंगे उसको देख के, जैसे हम नॉर्मली बच्चों को देख के स्माइल करते हैं, तो वो आपको सेम रिस्पॉन्ड नहीं देगा। गेटिंग वेरी अपसेट इफ दे डू नॉट लाइक अ सर्टेन टेस्ट, स्मेल और साउंड। गेटिंग मतलब अगर उनको कोई भी टेस्ट, कोई स्मेल या फिर कुछ भी ऐसा साउंड है जो उनको अच्छा नहीं लगा तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे या फिर तभी के तभी रोने लगेंगे। और रिपीटेटिव मूवमेंट्स सच एज फ्लैपिंग देयर हैंड्स, फ्लिकिंग देयर फिंगर्स और रॉकिंग देयर बॉडी, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो वो रिपीटेटिवली करते रहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अपने फिंगर्स को फ्लिक करते रहते हैं या फिर बैठे बैठे हिलते रहेंगे, मैंने ही बताया आपको, रॉकिंग देयर बॉडी, इस टाइप के बिहेवियर वो रिपीटेटिवली करते रहते हैं। नॉट टॉकिंग एज मच एज अदर चिल्ड्रन, और जो उनकी एज के सिमिलर बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंगली वो उतना बात नहीं करते। रिपीटिंग द सेम फ्रेसेस, कोई भी ऐसी बात होगी, फॉर एग्जांपल उनको पानी पीना है तो वो काम जब तक नहीं हो जाएगा वो उसको रिपीट करते ही रहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें भी कुछ हमारे साइंस दे रखे हैं, जैसे कि प्रेफर्स टू प्ले अलोन, बच्चा जो है वो अकेले खेलना पसंद करेगा। डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर नेम इवन एट 12 months, यानी कि बच्चा 1 साल का भी जरूरी नहीं है बच्चा करे, बट अगर बच्चा नॉर्मली 1.5-2 साल में अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करने लगता है, बट जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो नहीं करते। डजेंट शेयर इंटरेस्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरेस्ट नहीं लेता वो ज़्यादा बात करने में। हैज़ फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, मतलब उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। अगर वो कोई बच्चा बैठा है, कोई वहाँ पे बहुत तेज़ कोई आवाज़ हुई है या फिर कुछ हुआ है तो वो एक्सप्रेशन उनके बदलेंगे नहीं। ओनली इंटरेक्ट्स विद अदर्स टू अचीव अ डिजायर्ड गोल, वो दूसरे इंसान से तभी इंटरेक्ट करेंगे जब उनको कुछ चाहिए होगा या उनको कुछ गोल अपना कंप्लीट करवाना होगा या फिर अपनी कोई बात मनवानी होगी, तभी वो दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करेंगे। और भी बहुत सारे सिम्टम्स इसमें दे रखे हैं, जैसे कि अवॉइड्स और रेसिस्ट फिजिकल कांटेक्ट, कोई अगर उन्हें गोद में उठा लेगा तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हैज़ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरों बच्चों की फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे वो। डजेंट अंडरस्टैंड पर्सनल स्पेस बाउंड्रीज, उनको पर्सनल स्पेस बाउंड्रीज नहीं पता होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के ये जो हमारे सिम्टम्स हैं हमारे छोटे बच्चों के लिए हैं। अब थोड़े बड़े बच्चों में हमें क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। Sign of autism in older children includes not seeming to understand what others thinking or feeling, यानी कि दूसरा जो बच्चा है या दूसरा जो इंसान उनके सामने है वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वो
नहीं समझ पाते। फाइंडिंग इट इज़ हार्ड टू से हाउ दे फील। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं बता पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी कोई भी बात को वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट, लाइकिंग अ स्ट्रिक्ट डेली रूटीन एंड गेटिंग वेरी अपसेट इफ इट चेंजेस। उनका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उनका डेली का रूटीन है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, इस टाइप का जो रूटीन है ना, वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने माइंड में बिठा लेते हैं, और उसमें अगर हल्का फुल्का सा भी कोई चेंज होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अपसेट हो जाएंगे बहुत। हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन सर्टेन सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़, और कुछ एक्टिविटीज़ में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। गेटिंग वेरी अपसेट इफ़ यू आस्क देम टू डू समथिंग, और अगर आप उनको कोई ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जो उनको नहीं करना, उनका मन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे या फिर रोने लगेंगे। फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स और प्रेफरिंग टू बी देयर ऑन देयर ओन, वो ज़्यादातर उनको फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद होता, सोशल इंटरेक्शन में हमारा सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। टेकिंग थिंग्स वेरी लिटरली, फॉर एग्जाम्पल इफ दे मे नॉट अंडरस्टैंड फ्रेजेस लाइक ब्रेक अ लेग, ठीक है, कुछ फ्रेजेस या फिर कुछ अगर बातें कोई इनडायरेक्टली या घुमा फिरा के करे तो वो भी उनको ठीक से समझ में नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। Genes are one of the risk factors that can make a person more likely to develop autism. Children who have a siblings with ASD are at a higher risk of also having ASD. तो एक तो इसमें ये दे रखा है कि जो हमारा जो ये ऑटिज्म है ये बेसिकली जीन्स पर डिपेंड करता है, और अगर किसी को फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो उस क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो आने वाला बच्चा है उसको भी ये प्रॉब्लम होगी। और या फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, चिल्ड्रन हु हैव अ सिबलिंग विद ASD, या फिर उस बच्चे के किसी भाई या बहन को मतलब किसी बच्चे को अगर ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो इट इज़ हायर चांस कि उसके सिबलिंग में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉट 100%। ASD tends to occur more often in people who have certain genetic or chromosomal conditions such as Fragile X syndrome or tuberous sclerosis. When taken during pregnancy, the prescription drugs valproic acid and thalidomide have been linked with a higher risk of ASD. के जो रीजंस होते हैं वो ज़्यादा जेनेटिक्स ही होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे में एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, इसको आई थिंक रॉट सिंड्रोम भी कहते हैं, अगर वो है उसमें तो भी उसके चांसेस रहेंगे कि वो ऑटिस्टिक होगा। और एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रग का नाम इसमें दे रखा है वल्परिक एसिड एंड थैलेमोडाइड, अगर मदर लेती है प्रेगनेंसी में थैलेडोमाइड तो भी ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें छोटा सा डायग्राम दे रखा है जिसमें जेनेटिक्स और एनवायरमेंट कर रखा है। इन मैनी केसेस जेनेटिक्स प्ले अ ग्रेटर रोल इन ऑटिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑटिज्म। रिसर्च हैव फाउंड दैट alterations in the genes during conception can affect the brain and the outcomes of the autism. Also, the interaction between मल्टीपल जीन्स एक्सप्लेन्स वेरिएशन इन सिम्टम्स एंड सेविरिटी। जेनेटिक्स यानी कि अगर कंसेप्शन के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसका भी हमारा जो बच्चा है वो ऑटिस्टिक हो सकता है। एनवायरनमेंट क्या आ गया, एनवायरनमेंट में जैसे कि हमारे इन्फेक्शंस होते हैं, रूबेला इन्फेक्शन हो गया, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गए जो प्रेग्नेंट लेडी ले रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारा जो बच्चा है वो हमारा ऑटिस्टिक हो सकता है। अदर अनट्रीटेड डिसऑर्डर जैसे कि आपका ट्यूमर हो गया कोई, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारे जो भी हमारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो ऑटिज्म है वो बच्चे में हो सकता है। तो मेनली इसका जेनेटिज्म और एनवायरनमेंट में दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। डायग्नोसिस प्रोसेस इज डिफरेंट होता है सारे बच्चों के लिए, ठीक है। ऑटिज्म का जो लेवल है वो भी अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। कुछ केसेस में पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो एक ऑटिज्म स्क्रीन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरीके का हमारा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ बच्चों से, और जिसका जो है वो येस और नो टाइप का सर्वे होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो फॉर एग्जांपल वो बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर वो येस और नो में देगा, और जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि जो ऑटिज्म का डिसऑर्डर है उसका लेवल ऑफ रिस्क क्या है। और अगर वो जो हमारा स्क्रीन टेस्ट जो भी होता है वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद क्या होगा, उसको एक स्पेशलिस्ट के उस पर रेफर करा जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा नॉर्मल बच्चों छोटे बच्चों के लिए हुआ। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होगा, सम क्लिनिक्स विल सीक इनपुट फ्रॉम द चाइल्ड स्कूल peers how they interact in the setting outside their home. What they are trying to do is compiling and put together these different sources of information and integrates them to figure out if child with autism, or alternatively does this child have a general developmental delay that is not specific to autism.
तो फर्स्ट तो इसमें ये बताया कि सबसे पहले अगर बच्चा छोटा है तो उसको एक स्क्रीन टेस्ट करा जाएगा, जिसमें उसको येस और नो के आंसर्स देने होंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर जो भी उसका लेवल ऑफ ऑटिज्म होगा उसके अकॉर्डिंग उसे एक स्पेशलिस्ट रेफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है जो अगर कोई बच्चा बड़ा है तो उसमें क्या करेगा, उसमें जो क्लिनिक का होते हैं यानी कि जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके स्कूल से, उसके पीयर्स से कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है घर में और घर के बाहर। ओके, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो डिफरेंट सोर्सेज इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें और उनको इंटीग्रेट कर सकें कि जो चाइल्ड का ऑटिज्म है वो ज़्यादा डेवलपमेंटल डिले है या फिर कोई और रीज़न है उसका। ओके, अ थॉरो टीम ऑफ clinicians may also diagnose additional disorders that often accompany autism including ADHD। क्या क्या कई बार क्या होता है, एक हमारा एक और है ये, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एलिप्सी एंड डिप्रेशन। ये 3 टाइप्स की चीज़ें हैं जो ज़्यादातर ऑटिज्म बच्चों को होती ही हैं। अगर जिनको ऑटिज्म है तो उनमें से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको ये सारी भी प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। ठीक है, तो वो जो टीम होगी वो क्या करेगी, वो ये देखेगी कि क्या इस बच्चे को सिर्फ ऑटिज्म है या फिर ADHD या फिर एलिप्सी, डिप्रेशन, कोई भी इस टाइप की भी उसको प्रॉब्लम है। पीपल विद सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स एंड एंजलमैन सिंड्रोम ऑल्सो टेंड टू हैव ऑटिज्म। Expert says there is no special cure for autism spectrum disorders. However, there are behavioral and educational therapies, जिसको हम applied behavior analysis कहते हैं, which uses rewards to encourage people with autism to increase useful behavior and decrease impairing actions। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पहला क्या किया, पहले हमने देखा बच्चा छोटा है तो हमने येस और नो का सर्वे करा, उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया। नेक्स्ट, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तब उसके पेरेंट्स आते हैं आपके पास क्लिनिशियंस के पास, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसको ऑटिज्म है या फिर ऑटिज्म के साथ साथ उसको ADHD भी है या फिर एलिप्सी भी है या फिर कोई और प्रॉब्लम भी है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि उसका कोई स्पेशल क्योर नहीं है, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ऑटिज्म को ठीक कर सके, बट कुछ बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं जिसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं, जो यूज़ करी जाती हैं ताकि क्या करे, बच्चा यूज़फुल बिहेवियर ज़्यादा करे और वो बिहेवियर वो कम कर दे जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी जाएगी। Parent mediated intervention are also an effective therapy that teaches the caregivers how to help their children in the natural environment such as the home। और इसकी एक और थेरेपी होती है पेरेंट मीडिएटेड इंटरवेंशन, यानी कि इसमें क्या होता है, इस थेरेपी में उस ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जो उस बच्चे की केयर कर रही हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाए कि उस बच्चे के साथ उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे डील करना है। ठीक है, और भी ये तरीके होते हैं जैसे कि हमारे बिहेवियर प्रोग्राम्स हो गए। ओके, कुछ उनको एजुकेशन दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती हैं और टाइप की ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज़ होती हैं जिससे ऑटिस्टिक बच्चों का ट्रीटमेंट करा जाता है। तो ये हमारा आज का स्लाइड था, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ऑटिज्म क्या है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्रेन पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करा जाता। और ब्रेन तो फंक्शन बहुत सारी चीज़ों में नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑटिस्टिक ही है, वो हम कैसे पता करेंगे, है उसके कुछ साइंस दे रखे हैं, जैसे कि जो बच्चा है अपने नाम का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, दूसरों के साथ उसको इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, अपनी दुनिया में ही रहेगा और किसी एक्टिविटी में ध्यान नहीं लेगा तब तक जब तक उसका खुद का इंटरेस्ट ना हो एक्टिविटी में, चाहे उसको कोई कुछ भी कहता रहे। कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगे जैसे कि हैंड्स को फ्लैप करना या फिर फिंगर्स को फ्लिक करना, जो वो रिपीटेटिवली करता रहेगा। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स। और इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका सिर्फ थेरेपीज़ होती हैं, कुछ मेडिकेशंस होंगी और ज़्यादातर जो इसकी थेरेपी होगी वो बिहेवियरिस्ट से रिलेटेड होंगी जिसमें बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी जाएगी। कॉजेज इसके हमने पढ़ लिए, जीन्स, ठीक है, या फिर कुछ मदर के द्वारा प्रेगनेंसी में यूज़ ऑफ ड्रग्स जिसने बच्चे के ब्रेन को नेगेटिवली इफेक्ट करा है, ये उसके कॉजेज हुए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पैल्सी के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय।